Hello everyone. Today's topic of discussion is important documents used in export trade. पिछली क्लास में हमने एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बारे में डिस्कस किया था। एक्सपोर्ट प्रोसीजर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप पिछली क्लास की वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में भी बात की गई थी, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक्सपोर्ट प्रोसीजर हो सकता है आपको लंबा लगे, कुछ बच्चे एक्सपोर्ट प्रोसीजर का क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, बट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो शॉर्ट नोट में आ जाते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं, तो उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप अगर शॉर्ट नोट आ जाता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आ जाता है, तो आप इसको लिख पाएँ। अदरवाइज़ ये चैप्टर आप बिल्कुल छोड़ देंगे तो बेटा ठीक नहीं रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ लैडिंग। अब बिल ऑफ लैडिंग क्या है? जब एक्सपोर्टर, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा हुआ है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप साथ साथ इसको पढ़ सकते हैं, अपनी बुक की हेल्प भी आप इसमें ले सकते हैं। जब एक्सपोर्टर अपने गुड्स शिपिंग कंपनी को हैंड ओवर कर देता है, तो शिपिंग कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है एक्सपोर्टर को, और उस डॉक्यूमेंट को ही बिल ऑफ लैडिंग बोलते हैं। बिल ऑफ लैडिंग में कंसाइनर का नाम, कंसाइनी का नाम, कहाँ से गुड्स को लोड किया गया है, पोर्ट ऑफ डिपार्चर, कहाँ के लिए किया गया है, कहाँ पहुँचने वाली है गुड्स, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, किस डेट को ये डिपार्चर और डेस्टिनेशन हुआ है वो डेट, कौन कौन सी गुड्स हैं उनकी लिस्ट, कितने नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, उनकी प्रॉपर डिटेल, क्या फ्रेट रेट है, वो सब इसमें डिटेल में दिया होता है। तो बिल ऑफ लैडिंग, when the exporter hands over the goods to the shipping company issues a document to the exporter. This document is bill of lading. इसमें क्या है डिटेल में हमने इसमें बात की। बिल ऑफ लैडिंग मेनली 3 पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट है एक्सपोर्टर और शिपिंग कंपनी के बीच में रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स एट द स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन। सेकेंडली, एक इंस्ट्रूमेंट है रिगार्डिंग रिसिप्ट ऑफ गुड्स, इसे एज अ प्रूफ भी आप मानेंगे। थर्डली, इट सर्व्स एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, एज इम्पोर्टर कैन टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स ओनली ऑन प्रोड्यूसिंग बिल ऑफ लैडिंग टू द शिपिंग कंपनी। कहाँ पर? पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पर। पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन से माल शिपिंग कंपनी जब तक इम्पोर्टर को नहीं देगी, कब तक नहीं देगी? जब तक कि बिल ऑफ लैडिंग इम्पोर्टर पेश नहीं करता है, नहीं देता है, या उसके पास वो नहीं है। So bill of lading is the important document. तो next is letter of credit. अब letter of credit की second document है एक तरह से हमारी इस वीडियो के लिए। letter of credit, इसका नाम काफ़ी बार आपने import export प्रोसीजर में देखा, इसका यूज़ किया गया। सो ये गारंटी है। गारंटी कौन देता है? इट्स द गारंटी गिवन बाय इम्पोर्टर्स बैंक। किसको? टू एक्सपोर्टर और एक्सपोर्टर्स बैंक। किस लिए? टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट, कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट, इतना अमाउंट इम्पोर्टर द्वारा एक्सपोर्टर को दे दिया जाएगा। ये गारंटी इम्पोर्टर बैंक देता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरह से डॉक्यूमेंट है, साइंड और इशूड बाय इम्पोर्टर्स बैंक। गारंटी है, ठीक है। गारंटी किस चीज़ की? कि इम्पोर्टर पेमेंट कर देगा एक्सपोर्टर को। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक ट्रस्ट क्रिएट कर देता है एक्सपोर्टर के माइंड में रिगार्डिंग हिज पेमेंट। अब इम्पोर्टर के लिए इम्पोर्टर का बैंक गारंटी दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है? ये लेटर ऑफ क्रेडिट वो इशू कर रहा है क्यों? क्योंकि इम्पोर्टर ने रिक्वेस्ट की, इम्पोर्टर रिक्वेस्ट हिज बैंक टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी पार्ट है प्रोसीजर में भी। एंड दिस बैंक इशूज़ लेटर ऑफ क्रेडिट। कब इशू करेगा इम्पोर्टर का बैंक ये लेटर ऑफ क्रेडिट? जब वो सेटिस्फाई हो जाता है इम्पोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस से, कि इम्पोर्टर पेमेंट टाइम से बैंक में डिपॉजिट करवा देगा, तभी वो इस टाइप का लेटर इशू करता है। इन दिस लेटर इम्पोर्टर्स बैंक प्रोमिसेस टू मेक पेमेंट्स टू एक्सपोर्टर्स बैंक, किसके बिहाफ पर? इम्पोर्टर के बिहाफ पर, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। अब कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन कौन सी हैं?
कि सभी डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नीचे नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने दिया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी, इनवॉइस जब अवेलेबल करा दिए जाएंगे इम्पोर्टर्स बैंक को, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टर बैंक को जब ये चीज़ अवेलेबल करा दी जाएंगी, कौन करवाएगा? एक्सपोर्टर बैंक अवेलेबल कराएगा, तो ही पेमेंट की जाएगी। अब लेटर ऑफ क्रेडिट गारंटी है, इंपोर्टर के बैंक ने एक्सपोर्टर के बैंक को दी, इंपोर्टर के बिहाफ पर दी, तो इसका एक टाइम पीरियड होता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट वैलिड रहता है उस टाइम तक, अप टू द डेट ऑफ एक्सपायरी। सो हमने 2 पॉइंट क्लियर किए, बिल ऑफ लेडिंग एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, नॉट न्यू थिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज हम सबको पता है क्या है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन्स एक्सपोर्टर राइट्स द बिल, ध्यान दीजिएगा, एक्सपोर्टर ये बिल राइट कर रहा है, किसके नाम पर कर रहा है? इंस्ट्रक्टिंग द इम्पोर्टर और इम्पोर्टर्स बैंक टू मेक स्पेसिफाइड पेमेंट और स्पेसिफाइड डेट। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वी ऑल नो इट। इसमें ड्रॉर जो है वो बिल इशू करता है। यहाँ पर ड्रॉर कौन है? एक्सपोर्टर है। किसको इशू करता है? इम्पोर्टर को इशू करता है, वो ड्रॉई है। किस लिए करता है? कि एक स्पेसिफाइड डेट पर स्पेसिफाइड पेमेंट कर दी जाएगी। सो ड्रॉर इज़ द एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर के लिए ये बिल्स रिसीवेबल है। ड्रॉई इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर के लिए बिल्स पेएबल है। कोई भी बिल्स रिसीवेबल या पेएबल कब बनता है? जब वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ड्रॉर ने बिल इशू किया, ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया, तो ड्रॉई यहाँ पर इम्पोर्टर है, इसने एक्सेप्ट किया, साइन किया और ड्रॉर को ये बिल वापस कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में आप डिटेल में ये लिख सकते हैं जो आपने पहले से पढ़ा है। अगर ये आ जाए तो उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 तरह के बिल होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, साइट बिल और टाइम बिल। अब जो साइट बिल है वो क्या है? साइट बिल इज़ पेएबल बाय द ड्रॉई ऑन इट्स प्रेजेंटेशन। जैसे ही प्रेजेंट किया जाएगा, एक्सपोर्टर जैसे ही इसे दिखाएगा, इम्पोर्टर इसकी पेमेंट कर देगा। वाइल द टाइम बिल क्या है? पेएबल आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। टाइम बिल स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद पेमेंट होगी इस बिल की। टाइम बिल के केस में इट इज़ पेएबल ऑन इट्स ड्यू डेट। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बोल रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुनना। इन केस ऑफ साइट बिल, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल आर हैंडेड ओवर टू इम्पोर्टर ओनली आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्सपोर्टर सभी डॉक्यूमेंट इम्पोर्टर को हैंड ओवर करेगा। कब करेगा? जब उसे पेमेंट मिलेगी। सो एक्सपोर्टर इज सिक्योर इन केस ऑफ साइट बिल। साइट बिल के केस में आप ध्यान दीजिएगा, वाई इट इज़ सिक्योर, एक्सपोर्टर सिक्योर है। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा है क्यों सिक्योर है, क्योंकि एक्सपोर्टर पेमेंट रिसीव करने के बाद डॉक्यूमेंट इम्पोर्टर को देता है। कोई क्रेडिट पीरियड इसमें अलाउ नहीं किया जाता है इम्पोर्टर को। लेकिन इन केस ऑफ टाइम बिल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आर हैंडेड ओवर टू इम्पोर्टर बिफोर रिसीविंग द पेमेंट। क्योंकि टाइम की ड्यू डेट तो अभी टाइम बिल की हुई नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट तो हैंड ओवर करने पड़ेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट हैंड ओवर के बाद ही सामान उसको मिलेगा इम्पोर्टर को। तो टाइम बिल रिस्की है क्योंकि पेमेंट हुई नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैंड ओवर करने पड़ रहे हैं इम्पोर्टर को एक्सपोर्टर के द्वारा। सो टाइम बिल इज़ रिस्की फॉर एक्सपोर्टर। अब इम्पोर्टर के लिए फ़ायदा है क्योंकि उसे क्रेडिट पीरियड अलाउड कर दिया जाता है एक्सपोर्टर के द्वारा। अब बात आती है एक्सेप्टेंस की। अब एक्सेप्टेंस के बेस पर भी बिल 2 तरह के होते हैं। अगर ट्रेड एक्सेप्टेंस है, ट्रेड एक्सेप्टेंस मीन्स इफ़ द बिल इज़ एक्सेप्टेड बाय द इम्पोर्टर, दैट इज़ ट्रेड एक्सेप्टेंस। एंड इफ़ द बिल इज़ एक्सेप्टेड बाय द इम्पोर्टर्स बैंक, इम्पोर्टर के बैंक ने बिल एक्सेप्ट किया है, तो ये बैंकर्स एक्सेप्टेंस है। इंटरनेशनल ट्रेड में मेनली जो बैंकर्स एक्सेप्टेंस है that generate more trust and to get secure about this their payment, कौन? एक्सपोर्ट। तो बैंकर एक्सेप्टेंस जनरेट मोर ट्रस्ट। एक्सेप्ट किसने किया? इम्पोर्टर के बैंक ने एक्सेप्टेंस जब दी। तो इन इंटरनेशनल ट्रेड जनरली एक्सपोर्टर्स इंसिस्ट द इम्पोर्टर्स फॉर बैंक्स एक्सेप्टेंस टू जनरेट मोर ट्रस्ट एंड टू गेट सिक्योर अबाउट देयर पेमेंट।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने बिल ऑफ एक्सचेंज को पढ़ा। दो तरह के बिल होते हैं, साइट बिल एंड टाइम बिल। एक्सेप्टेंस भी दो तरह की होती है, ट्रेड एक्सेप्टेंस एंड बैंकर्स एक्सेप्टेंस। इंटरनेशनल ट्रेड में बैंकर्स एक्सेप्टेंस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट इज़ प्रोफॉर्मा इनवॉइस। प्रोफॉर्मा इनवॉइस ये तो हमने प्रोसीजर शुरू होते ही पढ़ा था, फर्स्ट के बाद सेकंड, जो ट्रेड इंक्वायरी के बाद जो था। सबसे प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपोर्टर। बिल्कुल, एक्चुअल शिपमेंट अभी गुड्स की हुई नहीं है, उससे पहले एक्सपोर्टर ने इसे बनाया। क्यों बनाया? इट इज़ लाइक एन ऑफर। प्रोफॉर्मा इनवॉइस इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपोर्टर। इट इज़ लाइक एन ऑफर टू सेल मेड बाय एक्सपोर्टर टू इम्पोर्टर फॉर हिज एक्सेप्टेंस। देखिए, अभी ऑफ़र है, अभी सेल नहीं हुई है, एक्सेप्ट कर लिया जाए, इम्पोर्टर एक्सेप्ट कर ले, तो ये एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनाया जाता है, जिसमें कि प्रोडक्ट के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में, टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में लिखा जाता है। क्योंकि जब ट्रेड इंक्वायरी होती है या इम्पोर्टर इंक्वायरी करता है, तो उस केस में वो एक्सपोर्टर से इंक्वायर कर रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो अब जो इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्टर प्रोवाइड कर रहा है ट्रेड इंक्वायरी में, जो पहला स्टेप हमने किया था, वो इंक्वायरी इंपोर्टर कर रहा है, एक्सपोर्टर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा रहा है, तो वो प्रोफॉर्मा इनवॉइस की फॉर्म में करवा रहा है। ठीक है? तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस जो है उसमें सारी डिटेल लिखी जाती है। इट हैज़ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट सेलर एंड बायर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन विद आइटम कोड, प्राइस इन स्पेसिफिक करेंसी, वॉल्यूम, प्लेस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी पॉइंट क्या रहेगा, पेमेंट की टर्म्स क्या रहेंगी, सेल की टर्म्स क्या रहेंगी, इंश्योरेंस और शिपिंग कॉस्ट क्या रहेगी, ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, मिनिमम कितना ऑर्डर आपको प्लेस करना पड़ेगा, कोटेशन कितने टाइम तक वैलिड रहेगी, एक्सपेंसेस इंपोर्टर कौन से करने वाला है, एक्सपोर्टर कौन से करने वाला है, ये सभी चीज़ें। सो अब ध्यान दीजिएगा, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपोर्टर। इट इज़ लाइक एन ऑफर टू सेल मेड बाय द एक्सपोर्टर टू इम्पोर्टर for his acceptance. When this offer accepted, it becomes an order placed by importer to exporter. Exporter prepares quotation in the form of pro forma invoice after making trade inquiry by importer. ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है? तो ये आपका प्रो फॉर्मा इनवॉइस है, तो इसके बारे में भी आप इजीली शॉर्ट नोट लिख पाएंगे। द नेक्स्ट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये भी हमने प्रोसीजर में पढ़ा इसके बारे में। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट that certifies the country of origin of goods to be exported. It indicates that goods to be exported are manufactured in the country mentioned therein. यही है ना सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की, वो उस गुड्स के साथ अगर हम सर्टिफिकेट अटैच कर दें कि ये गुड्स कहाँ मैन्युफैक्चर की गई। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है और कौन इसे इशू करता है? देखिए, इसी में मैंने लिखा हुआ है पॉइंट्स में ही, ध्यान दीजिएगा। इट इज़ इशूड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ट्रेड एसोसिएशन और कोई भी गवर्नमेंट अथोराइज्ड बॉडी जिसको कि ये बिल इशू कर, ये सर्टिफिकेट इशू करने का राइट दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्यों इशू किया जाता है? देखिए, इस पर ज़रूरी हमें देना है ध्यान। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लेमिंग बेनिफिट्स ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ कंसेशन अंडर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन एक्सपोर्टर्स कंट्री एंड इम्पोर्टर्स कंट्री। अब कई बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर हमें कुछ, जो इम्पोर्टर कंट्री है उसको कुछ कंसेशन मिलती हैं, टैक्स की रेट में छूट मिल जाएगी, या क्वांटिटी आप इतना मंगा सकते हो, तो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। और वो बेनिफिट कब मिलेंगे? उसमें ये दिया होता है कि इस स्पेसिफिक कंट्री से अगर आप माल मंगवाते हैं तो ही ये बेनिफिट मिलेंगे। तो अब हम जब उस स्पेसिफिक कंट्री से वो गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हम उस माल के साथ में ही सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी मंगवा लेते हैं, ताकि इस सर्टिफिकेट के बेस पर इंपोर्टर कैन क्लेम अबव बेनिफिट। ठीक है? टैरिफ और नॉन टैरिफ जो कंसेशन उसे मिलने वाली हैं, ड्यूटी टैक्स में, ड्यूटी में जो कंसेशन मिलने वाली हैं, वो ये क्लेम करवाता है फिर। तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कुछ केसेस में ये ज़रूरी हो जाता है। सो इट इज़ द फिफ्थ डॉक्यूमेंट एंड द सिक्स्थ डॉक्यूमेंट इज़ मेट्स रिसिप्ट। अब मेट रिसिप्ट क्या है?
इट इज़ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीविंग ऑफ गुड्स ऑन शिप बाय कैप्टन ऑफ शिप। ये भी हमने प्रोसीजर में पढ़ा था कि शिप का कैप्टन जैसे गुड्स शिप पर उसे मिलती हैं तो वो एक्नॉलेज करने के लिए एक मेट रिसिप्ट इशू करता है फॉरवर्डिंग एजेंट को। दिस रिसिप्ट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ गुड्स, जो गुड्स रिसीव की गई वो किस कंडीशन में है, नेम ऑफ वेसल किस में वो आई हैं, शिपमेंट की डेट क्या है, पोर्ट ऑफ शिपमेंट कौन सा है, कहाँ से वो लोड की गई हैं, कहाँ पर लोड किया गया और कहाँ पर इसे अनलोड करना है, इनकी डिटेल जो कि बिल ऑफ लेडिंग में जैसे होता है वैसे सारी डिटेल इसमें भी होती हैं। तो मेट रिसिप्ट कौन इशू करता है, ये इशू करता है शिप का कैप्टन। कब इशू करता है, जब गुड्स शिप पर रिसीव कर ली जाती हैं। ये दो तरह की होती है, क्लीन मेट रिसिप्ट जब वो गुड्स जो शिप पर लोड की गई वो अच्छी कंडीशन में है, पैकिंग उनकी अप्रोप्रिएट है, कैप्टन ऑफ शिप सेटिस्फाइड है कि येस गुड्स आर इन गुड कंडीशन, तो क्लीन मेट रिसिप्ट इशू की जाती है। सेकंड है क्वालिफाइड मेट रिसिप्ट, ये कब इशू की जाती है, कैप्टन ऑफ द शिप करता है लेकिन जब वो सेटिस्फाइड नहीं है उस गुड्स की पैकिंग से तो वो क्वालिफाइड मेट रिसिप्ट इशू कर देता है। इसमें क्या रहता है, शिपिंग कंपनी उन गुड्स की डैमेज के लिए, अगर गुड्स इन ट्रांजिट जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, इन ट्रांजिट गुड्स डैमेज हो जाती हैं, रास्ते में ख़राब हो जाती हैं, तो शिपिंग कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ये क्वालिफाइड मेट रिसिप्ट के केस में होता है। तो मेट रिसिप्ट भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये कुछ पॉइंट हमने किए, कुछ डॉक्यूमेंट 6 डॉक्यूमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।